वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में चलते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो उनको सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन लिखा हुआ है, इट इज़ अ फिनोमिना इन विच अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ बाउंड्री एंड एंटर टू सेकंड मीडियम अदर मीडियम। यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण आएगी, अब कहेंगे अदर मीडियम और एक मीडियम, दूसरा मीडियम या माध्यम, क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं माध्यम की, उसके बाद इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो माध्यम क्या होता है, ठीक है। आपने तालाब में पानी भरा हुआ देखा होगा। तो तालाब में ये पानी भरा हुआ है ना। तालाब में ये सब पूरा पानी भरा हुआ है। अब इस तालाब में जब पानी भरा हुआ है और इस तालाब के ऊपर हवा है, ऊपर क्या है, हवा है, और नीचे क्या है, पानी है ना। तो पानी एक माध्यम हो गया और हवा दूसरा माध्यम हो गया। यानी ऐसी चीजें जो एक ही तरह के कणों से मिलके बनी हो उसे हम क्या बोलते हैं, माध्यम बोलते हैं। जैसे पानी, तो सारा पानी एक ही तरह का होगा। तो जब एक ही तरह का पानी होगा तो वो एक माध्यम हो गया। दूसरा हवा, हवा में कई गैसें हैं। तो लेकिन अगर हम वायु की बात करें तो वायु को हम एक माध्यम मान सकते हैं, या सुनो। ऐसे ही कांच, कांच एक अलग माध्यम हो गया। तो यानी माध्यम क्या होता है, माध्यम वो होता है जिसके कणों के जिसके जो माध्यम, जिसके कण होते हैं, वह चीज जिसके कण एक जैसे दिखें, वो सब क्या होता है, माध्यम होता है। अब माध्यम अलग अलग कैसे हो सकता है, तो माध्यम अलग ऐसे होता है जब माध्यम के कणों का भिन्नता आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, अलग अलग माध्यम कहेंगे, भिन्न माध्यम कहेंगे। जैसे हवा के कण अलग होंगे और पानी के कण अलग होंगे, तो ये दोनों अलग अलग माध्यम होंगे। क्लियर है। तो अब अगर इसमें देखा जाए कि एक कॉन्सेप्ट आता है सघन माध्यम का। देखिए, माध्यम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सघन माध्यम और विरल माध्यम इंपॉर्टेंट है। तो सघन माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होते हैं। सघन माध्यम वो माध्यम होता है जिसके कण नजदीक नजदीक हो। जैसे आपको पता है कि हवा और पानी में किसके कण नजदीक होंगे, तो पानी के कण हवा की तुलना में नजदीक होंगे, यस और नो। ठीक है। तो यानी जिसके कण, जिस भी माध्यम के कण पास पास होंगे वो सघन माध्यम कहलाएगा, और जिसके कण दूर दूर होंगे वो विरल माध्यम कहलाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होंगे। सघन माध्यम वो माध्यम होगा जिसके कण पास पास होंगे, और विरल माध्यम क्या होगा, वो कण होंगे, वो माध्यम होगा जिसके कण क्या हो, दूर दूर हो। अब देखिए, सघन और विरल तुलनात्मक रूप से बात की जाती है। जैसे आपसे पूछा जाएगा, बताइए हवा और पानी में कौन सघन है, कौन विरल है, तो आप बता देंगे कि हवा और पानी में हवा विरल है और पानी सघन है, क्योंकि हवा के बदले, हवा की तुलना में पानी ज्यादा सघन होगा। ऐसे ही हवा के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें कांच, तो हवा के रेस्पेक्ट में या हवा की तुलना में कांच जो है ज्यादा सघन होगा, यस और नो। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो आप इस तरह से भी अंदाजा लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि आप जैसे लिक्विड में बात करें, है ना, लिक्विड में बात करें कि जैसे हमारे पास एक सरसों का तेल है, एक पानी है, और मिट्टी का तेल है। तो आप इस तरह से भी अनुमान लगा सकते हो कि आप तीनों को एक बर्तन में डाल दो। जो सबसे ऊपर होगा वो कम सघन होगा, जो सबसे ऊपर होगा वो कम सघन होगा, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे अधिक सघन होगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हो, है ना। तो सघन और विरल का कॉन्सेप्ट ये आता है कि सघन में बस इतना ध्यान रखना है कि माध्यम के कण पास पास होंगे, और विरल में माध्यम के कण दूर दूर होंगे। तो माध्यम के कण पास पास और विरल माध्यम में कण दूर दूर। तो अब देखिए, इसके जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराकर, तो मान लीजिए यह सतह है, इधर कोई दूसरा माध्यम होगा और इधर कोई दूसरा माध्यम होगा। मान लेते हैं यहाँ वायु है और यहाँ जल है ना। तो वायु और जल, वायु और जल के बीच में एक सरफेस आएगा। क्या होगा, कैसा सरफेस सर, तो जहां पे पानी की ऊपरी वाली सतह होगी उसके ऊपर तो हवा आ जाएगी, और उस सतह के नीचे क्या होगा, पानी होगा। तो आप उस सतह को बाउंड्री नाम दे देते हो। क्या दे देते हो, बाउंड्री। बाउंड्री क्या करती है, बाउंड्री
जैसे आप अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री बनाते हो तो बाउंड्री क्या काम करती है? बाउंड्री ये काम करती है कि इस बाउंड्री के अंदर आपकी जगह है और इस बाउंड्री के बाहर किसी दूसरे की जगह है, तो उस बाउंड्री ने दो चीजों को अलग करने का काम किया। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बाउंड्री जो है वो क्या काम करेगी? दो माध्यम को अलग करने का काम करेगी। दो माध्यम को अलग करने का काम करेगी। बात समझ में आ गई? तो एक माध्यम हमारे पास मान लीजिए माध्यम 1 है, ऐसे ही माध्यम 2 है। तो हमने पहले माध्यम को वायु मान लिया, दूसरे माध्यम को जल मान लिया, और ये उसकी बाउंड्री है, सतह है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराकर दूसरे माध्यम में चली जाए, मतलब एक माध्यम में आ रही थी और सतह पर टकरा के किसी दूसरे माध्यम में चली गई, तो इसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन करते हैं, कहते हैं अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका डायग्राम भी बनाते हैं। ये किरण क्या है? आपतित किरण है। और ये वाली किरण कौन सी है? देखिए ये किरण आई और इस सतह पर पड़ी है और उसके बाद ये कहाँ चली गई? दूसरे माध्यम में चली गई है। तो इस किरण का नाम अपवर्तित किरण रखा जाएगा। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, अब यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है, आई। ये तो हमने उसमें ही बताया था। जो है वो क्या है? अपवर्तन कोण है। तो अपवर्तन कोण। अब देखिए एक चीज यहाँ पे अगर आपने नोटिस की हो तो ध्यान दीजिएगा, क्या है कि जो आपतित किरण आ रही है जब दूसरे माध्यम में ये प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ये अपने मार्ग से मुड़ती है। अब मुड़ती है तो मुड़ने के पास आते हैं दो कॉन्सेप्ट। क्या? ये पूरा अभिलंब है तो या तो अभिलंब से अभिलंब की तरफ मुड़ेगी और या तो अभिलंब से दूर मुड़ेगी। दो केस हो सकते हैं। क्या? पहला केस क्या हो सकता है कि जब भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो किरण में शिफ्टिंग आती है, किरण थोड़ा सा मूव करती है, और वो मूव किस हिसाब से करती है कि माध्यम कैसे है ना, किस माध्यम से किस माध्यम में वो जा रही है, इस बात पे डिपेंड करता है। तो ये बात ही बताएगी किस माध्यम से किस माध्यम में जाएगा कि अभिलंब की तरफ मुड़ेगी या अभिलंब से दूर मुड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो जब भी किरण विरल से सघन में जाएगी, भी किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर। और दूसरा, जब भी सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब से दूर। अब देखिए वायु विरल है, जल सघन है, तो यानी सघन से विरल से सघन में जा रही है, तो विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ। ये देखिए ये अगर ये सीधी जाती तो इस रास्ते पर जाती डॉट डॉट वाले पे, लेकिन इसको अभिलंब की तरफ मुड़ना पड़ेगा तो इस वजह से इधर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो अब आप जान गए कि ये कब अभिलंब की तरफ मुड़ेगी और कब अभिलंब से दूर मुड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की तरफ, और सघन से विरल जा रही है तो अभिलंब से दूर। दूसरी बात करते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या क्या है? तो पहला नियम बिल्कुल वैसे ही है जैसा परावर्तन में लिखा था, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। अब वहां परावर्तित था, यहाँ अपवर्तित हो जाएगा। तो अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में रहते हैं, इस बात का मतलब मैंने आपको समझाया भी था। यहाँ दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। ज्या मतलब साइन, तो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, आई आपतन कोण है और इसकी ज्या मतलब साइन आई, बटे अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन ऑफ आर। ठीक है, इसका मान सदैव नियत रहता है, तो नियतांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नियतांक आना। इसका सीधा तौर पे एक और मतलब आ रहा है। क्या आ रहा है कि साइन आई जो है बराबर नियतांक को अगर हम के मान ले तो इंटू साइन आर, है ना। यहां से अगर हम बात करें तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी एक बात और समझ लीजिए कि जितना ज्यादा आप अगर आई बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका आर बढ़ता जाएगा। यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ठीक है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, यानी जिस अनुपात में आप आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे उसी अनुपात में आपका अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाएगा। ठीक है,
तो इस बात को भी साथ में ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस बात का यूज हम एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन नाम की घटना में करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ आते, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू नियतांक। इस नियतांक का एक नाम होता है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू। अब ये म्यू जो लिखा जाता है, ये म्यू कुछ इस तरीके से लिखा जाता है 1 म्यू 2। इस बात का क्या मतलब है? बात का क्या मतलब है, सबसे पहले म्यू को जान लेते हैं, म्यू है क्या। तो ये म्यू, ये आपकी हो सकता है बुक में एन लिखा हो, तो म्यू या एन जो भी आप लिख रहे हो, म्यू इज इक्वल्स टू, ये क्या है? अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक कहा जाता है। अब ये अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक उस माध्यम के लिए होता है, अभी मैंने माध्यम की बात की, तो माध्यम की सघनता या विरलता का माप होता है अपवर्तनांक। ठीक है, माध्यम की सघनता या विरलता का माप होता है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक किसे कहेंगे? ये माध्यम की सघनता या विरलता का माप है। माध्यम की सघनता या विरलता की माप कहलाती है अपवर्तनांक। समझ गए? तो अपवर्तनांक समझ गए। अब अपवर्तनांक में आगे ये 1 2 क्या लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा 1 म्यू 2 को कैसे पढ़ते हैं। हमेशा ध्यान रखिए किसी भी माध्यम की अपवर्तनांक तुलनात्मक रूप से देखा जाता है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि सघन या विरल कैसे देखा जाता है। कोई भी माध्यम सघन तभी होगा जब उसके लिए कोई दूसरा माध्यम दिया हो। ठीक है ना, जैसे अगर हम कहें जल वायु की तुलना में सघन है, लेकिन कल जल क्या हीरे की तुलना में सघन है? नहीं, हीरा सघन हो जाएगा फिर। तो कोई भी माध्यम सघन या विरल तभी हो सकता है जब उसके सापेक्ष जब किसी माध्यम के सापेक्ष की बात की जाए, है ना। तो इसीलिए हमेशा अपवर्तनांक को तुलना के रूप में लिखा जाता है, तो इसीलिए इसको लिखा है 1 म्यू 2। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपवर्तनांक म्यू 2 डिवाइड बाय म्यू 1, म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1। और इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। जो भी लेफ्ट साइड में लिखा रहेगा, जो बाएं हाथ पे लिखा रहेगा, उसे हम सापेक्ष में लेंगे, और जो राइट साइड में लिखा होगा, दाएं हाथ पे लिखा होगा, उसे हम अपवर्तनांक के रूप में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, इसीलिए इसको म्यू 2 डिवाइड बाय म्यू 1 कहा जाता है। ध्यान रखिएगा लेफ्ट साइड में जो है वो सापेक्ष है, और राइट साइड में जिसका अपवर्तनांक लिखना है, तो इसीलिए लिखा है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। एग्जाम्पल के तौर पे और लिखना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पे लिखने ANG। तो ANG मतलब G फॉर ग्लास और A फॉर एयर, है ना। तो यानी इसको क्या कहेंगे? वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ऐसे अगर हम WNG लिखना चाहे, W म्यू जी लिखिए, NG लिखिए, दोनों बात एक ही है। चलो इसको म्यू कर देता हूँ, म्यू ही लिख रहा हूँ। तो W म्यू जी क्या लिखोगे? तो जल के सापेक्ष, W फॉर वाटर होता है, तो जल के सापेक्ष सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। लिखेंगे कैसे? जो लेफ्ट साइड में लिखेंगे लिखा होगा उसका सापेक्ष लेंगे, और राइट साइड वाले का अपवर्तनांक लिखा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई। यानी अपवर्तनांक की यहाँ से एक परिभाषा निकल के आई क्या, कि अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक साइन आई और साइन आर का रेशियो होता है। ठीक है, अपवर्तनांक जो है वो साइन आई और साइन आर का रेशियो होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये कांच का बना है, इसका मतलब इसका अपवर्तनांक म्यू जी होगा, है ना। और बाहर हवा है यानी म्यू ए होगा, यहाँ पे भी म्यू ए होगा, है ना। अब कोई आपतित किरण आएगी, तो आपतित किरण इस तरह से आएगी आई कोण पे। लेट से दिस इज I1, है ना। तो ये I1 से आई, और ये फिर क्या होगा भाई? हवा से कांच में जा रही है, तो क्या होगा? शिफ्टिंग होगी, हवा से कांच में शिफ्टिंग होगी। और हवा से कांच में शिफ्टिंग किधर की तरफ होगी? यानी विरल से सघन जा रहा है तो अभिलंब की तरफ होगी। तो अगर इसका ओरिजिनल रास्ता हम ये वाला बनाएं ऐसे, तो शिफ्टिंग कुछ इस तरह से होगी। या सुनो, शिफ्टिंग कुछ इस तरह से होगी, शिफ्टिंग कुछ इस तरह से होगी। तो इस वाले कोण को हमने R1 नाम दे दिया।
ठीक है, R1 नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब किरण कहाँ पे है, कांच में है। किरण अब कांच में है, तो कांच में है और अब इसे हवा में जाना है। तो कांच से हवा में यानी सघन से विरल में जाना है। तो ओरिजिनल रास्ता इसका कौन सा है, ये वाला है, लेकिन ये इस पे तो नहीं जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी। तो ये किरण कुछ इस तरह से निकल जाएगी, इस तरह से निकल जाएगी। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ लीजिए। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। लीजिए अपवर्तन इस तरह से हो रहा है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। आपने आपतित किरण कुछ इस ऐसे बनाई है, ये माध्यम 1 से आपकी किरण आ रही है आई कोण पे, और ये चूंकि माध्यम 1 विरल होगा और ये सघन होगा, इस वजह से हो क्या रहा है, हो ये रहा है सघन जाने पे अभिलंब की तरफ मुड़ जा रही है किरण, है ना। चलिए इसी डायग्राम को कॉपी करके हम आपको रोटेट करके दिखाते हैं। इस डायग्राम को देखिए, मैं आपको इसको रोटेट करके दिखाता हूं। ये जो माध्यम 2 है, इसको अच्छे से लिख देता हूं, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। अब किरण कहाँ है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेते हैं, ये हैजी वाला हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये किरण आ रही है इस माध्यम में, तो मान लेते हैं इस आई कोण पे आ रही है, और इसको इस किरण पे जा रही है, इस वाले रास्ते पे ही जा रही है। ओरिजिनल रास्ता ये होना चाहिए था, लेकिन ये इधर क्यों मुड़ी है, क्योंकि अब माध्यम 2 सघन हो गया था और 1 विरल हो गया था, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। देखिए क्या मैंने डायग्राम को केवल रोटेट किया है, क्या प्रकाश का रास्ता बदला है, नहीं। इसका मतलब है कि अगर आप ये कर रहे हो कि माध्यम 1 से किरण जा रही है और माध्यम 2 में जा रही है, तो जिस रास्ते को वो फॉलो करती है, तो अगर आप इसका उल्टा कर देंगे, माध्यम 2 से किरण भेजेंगे उसी स्थान से, तो माध्यम 1 में किरण उसी रास्ते को फॉलो करते हुए जाएगी, कोई रास्ता बदलेगा नहीं। इसे बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक है, यानी प्रकाश का रास्ता जिस माध्यम से या जिस रास्ते से वो पहले जा रही थी, बिल्कुल उसी मैनर में जाएगी अगर आप सोर्स और डेस्टिनेशन को इंटरचेंज कर देते हो। ठीक है, यानी जहां जाना है और जहां से आई है, अगर उन दोनों को एक्सचेंज कर भी देते हो, तो भी आपका प्रकाश का रास्ता यानी जाने का रास्ता बदलता नहीं है, बिल्कुल उसी रास्ते पे वो फॉलो होती है। क्लियर। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है कि अगर यहाँ से किरण गई है तो ये रास्ता फॉलो होगा, अगर इधर से जाती तो भी यही रास्ता फॉलो होता। तो अगर इधर से अब जा रही है तो इस कोण को हम, तो भाई आपतन कोण ये हो जाएगा, लेट्स से दिस इज I2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा R2, छोटा लिखा है। ठीक है, तो I2 और ये R2 हो गया। अब इस स्लैब में आप देख लीजिए, चूंकि ये दोनों नॉर्मल है, ये दोनों क्या है नॉर्मल है, 90 डिग्री पे ही है, और यहाँ भी ये नॉर्मल ही है, तो ये भी 90 डिग्री पे होगा। तो इसका मतलब ये रेखाएं दोनों समांतर हैं, और समांतर हैं तो यहाँ पे देखिए R1 और R2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दिस मीन्स R1 जो है वो R2 के बराबर हो जाएगा। चलिए ये बाउंड्री 1 है ना, और ये बाउंड्री 2 है। तो इस बाउंड्री 1 पे हम स्नेल लॉ लगाते हैं। स्नेल लॉ क्या होता है, तो जो अब हमने साइन आई बटे साइन आर लगाया था, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल्स टू 1 म्यू 2, ये हमने फॉर्मूला भी आपको बताया था। इसी फॉर्मूले को स्नेल्स का नियम भी बोलते हैं, स्नेल का नियम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसी स्नेल लॉ को यहाँ पे लगाते हैं, अपवर्तन का नियम लगाते हैं, यानी साइन आई, तो आई के लिए हम I1 कहेंगे, डिवाइड बाई यहाँ लिखेंगे साइन R1, तो साइन R1 बराबर क्या होगा 1 म्यू 2। 1 म्यू 2 इसको बराबर में क्या लिखते हैं, 1 म्यू 2 को बराबर में लिखते हैं म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1। तो म्यू 2 कितना है म्यू जी, माध्यम 1 के लिए या बाउंड्री 1 के लिए म्यू 2 कितना है म्यू जी, तो म्यू जी डिवाइड बाई कहां से आई है किरण म्यू ए। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। अब अगर यहाँ पे माध्यम 2 पे बाउंड्री 2 पे अगर हम स्नेल का नियम लगाएं, साइन R2 डिवाइड बाई साइन I2 इज इक्वल्स टू, अब ग्लास से कहाँ जा रही है, हवा में जा रही है, तो म्यू ए डिवाइड बाई म्यू
जी, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। R1 और R2 तो बराबर है, पुट कर देते हैं। पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, साइन I1 डिवाइड बाई साइन R1 को R1 ही रहने देते हैं, बराबर म्यू जी डिवाइड बाई म्यू ए। और दूसरी इक्वेशन क्या है, साइन R2 की जगह हम R1 ही रख देते हैं इनटू साइन I2 इज इक्वल्स टू म्यू ए डिवाइड बाय म्यू जी। दिस इज इक्वेशन थर्ड, सेकंड थी और ये फर्स्ट थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, साइन I1 बटे साइन R1, ये तो पहले का। दूसरे का क्या है, साइन R1 डिवाइड बाय साइन I2 इज इक्वल्स टू म्यू जी डिवाइड बाय म्यू ए डिवाइड बाय म्यू जी इंटू म्यू जी डिवाइड बाय म्यू ए। यहाँ भी म्यू जी डिवाइड बाय म्यू ए। दूसरे वाले में क्या है, म्यू ए डिवाइड बाय म्यू जी। यहाँ देखिए कैंसिल हो गया सारा, साइन R1 कैंसिल। ये क्या हो जाएगा, साइन I1 डिवाइड बाय साइन I2 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से साइन I1 इज इक्वल्स टू साइन I2, यानी I1 इज इक्वल्स टू I2। इस बात से क्या रिजल्ट निकला, इस बात से रिजल्ट ये निकला कि जब भी कोई किरण आयताकार स्लैब से अपवर्तित होते हुए फिर से हवा में जाएगी, हवा से आई है और हवा में ही फिर से फाइनली जाएगी, तो इसका आपतन कोण जो पहले था और लास्ट का अपवर्तन कोण बराबर होगा। ठीक है, यानी शुरुआत का आपतन कोण और लास्ट का अपवर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। उसके साथ साथ आपतित किरण और अपवर्तित किरण, जो किरण फिर से हवा में जा रही है, वो दोनों समांतर होंगी। बस केवल शिफ्टिंग के साथ, लैटरल शिफ्टिंग के साथ वो जाएंगी। बाकी दो रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। क्या, पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो कोण बन रहा था, जो शुरुआत में आपने पहले बाउंड्री पे अपवर्तन कराया, उसके लिए आपतन कोण, और बाउंड्री 2 के लिए जो अपवर्तन कोण है, दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। उसके साथ साथ आपतित किरण और फाइनल वाली अपवर्तित किरण दोनों क्या रहेंगी, समांतर रहेंगी। करते हैं, तो अगर हमारी आपतित किरण v1 स्पीड से आ रही हो और अपवर्तित किरण v2 स्पीड से आ रही हो, इस डायग्राम को देख करके तो आप समझ ही सकते हैं कि इधर वायु है और इधर माध्यम जो होगा वो सघन होगा, है ना। तो तभी विरल से सघन में जा रही होगी, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, है ना। तो यहाँ अगर अपवर्तन की हम अगर बात करें तो अपवर्तनांक की एक नई परिभाषा यहाँ से निकल के आती है। क्या निकल के आती है कि अपवर्तनांक को हम 1 म्यू 2 नाम देते हैं, और 1 म्यू 2 इसका मतलब क्या हो गया, ए म्यू एम, है ना। माध्यम m के लिए हम m अगर कह दें, माध्यम के लिए m कह दें, तो a म्यू m अगर हम लिखना चाहें यहाँ से, तो a म्यू m क्या लिखेंगे, v1 डिवाइड बाई v2। a म्यू m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1 डिवाइड बाई v2। अब v1 एयर में है, तो v1 एयर में है तो इसको हम c में कह देते हैं, क्योंकि प्रकाश की चाल जो वायु में होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸, जिसको हम c से लिखते हैं, है ना। और इसको अगर v2 को हम सीधा v लिख दें तो यहाँ पे आप v लिख सकते हो, यानी सीधा सीधा। और a का तो ए अगर वायु का सापेक्ष लिया जाता है तो उसको लिखा नहीं जाता, तो सीधा म्यू लिखें, और म्यू किसके लिए, माध्यम के लिए लिखें, तो माध्यम का अपवर्तनांक c बाय v लिख सकते हैं, c बाय v, है ना। यानी म्यू इज इक्वल टू c बाय v। c क्या है, प्रकाश की चाल कहाँ पे, वायु में, तो वायु में v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये इसका फॉर्मूला होगा। और म्यू क्या हो गया, माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू c बाय v। अब यहां से अगर मान लीजिए ये वायु ना होकर के कोई माध्यम म्यू1 होता और ये माध्यम कोई म्यू2 होता, है ना, तो यहाँ पे फिर कैसे लिखते, ये चाल v1 ये चाल v2। तो इस कंडीशन में हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 म्यू2, जो अपवर्तनांक लिखा जाता है 1 म्यू2, और ये इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, म्यू2 डिवाइड बाई म्यू1 इज इक्वल्स टू v1 डिवाइड बाई v2, है ना। तो कई बार माध्यम
एयर का ना लेकर के कोई अदर माध्यम दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, जिस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले को लगा के आंसर निकाल सकते हो, यानी μ2 डिवाइड बाय μ1 इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाय v2। ध्यान क्या रखना है, पैटर्न है एक, जहां एक तरफ 2 ऊपर है एक तरफ 1 ऊपर है, तो μ2 डिवाइड बाय μ1 इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाय v2। आप इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। चलिए, अपवर्तन के कुछ उदाहरण हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, उनको भी एक करके सीख लेते हैं। उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण ये है कि अगर आप किसी ग्लास में या किसी जार में, है ना, किसी बर्तन में आप देखो जो ट्रांसपेरेंट बर्तन हो, उस बर्तन में अगर आप देखो, अगर आप सिक्का डालो, एक पानी से उसको भर दो पहले और सिक्का डाल दो। सिक्का आप डालोगे, मान लीजिए यहाँ से सिक्का डाला, जो आप सिक्का डालोगे, है ना, इस सिक्के को आपने इसमें डाला तो ये सिक्का नीचे डूब जाएगा, यहाँ पे बैठे रहेगा, है ना। ये जो सिक्का रहेगा, ये सिक्का जब आप साइड से देखोगे तो एकदम जमीन पे दिखेगा, लेकिन जब आप ऊपर से देखोगे, जब आप ऊपर से आंख लगा के देखोगे तो आपको ये उठा हुआ दिखेगा, है ना, जमीन से कुछ ऊपर दिखेगा, यानी इस तल से एकदम ऊपर दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? तो ये अपवर्तन के कारण ही होता है। कैसे देखिए, तो ये सिक्का क्या है, वस्तु है, वस्तु से ही किरणें चलती हैं, तो वस्तु से एक किरण चलेगी जो आपकी आंख पे सीधा बनेगी। एक किरण इस बाउंड्री पे बना लेते हैं, किरण इधर चलेगी जो कि बाउंड्री पे जाएगी, बाउंड्री पे एक नॉर्मल होगा, बाउंड्री पे एक नॉर्मल होगा और उस नॉर्मल से एक किरण जाएगी। आप देखिए, ये किरण क्या है, ये किरण वस्तु से चली है और कहाँ पे है, जल में है, तो जल से जब हवा में जाएगी तो यानी सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, से दूर हटेगी। तो जब ये अभिलंब से दूर हटेगी, ये किरण, एक ये किरण गई है, किरण गई है और एक ये वाली किरण चली गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक किरण तो ये गई, एक किरण यहाँ से जाने के बाद पानी के सरफेस से वापस दूसरी तरफ चली गई। तो इस किरण को अगर पीछे बढ़ाओगे तो इसका एक प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ दिख रहा है ना, इन दोनों किरणों का कटार बिंदु यहाँ है और ये कटार बिंदु आई देखने को मिल रहा है। ये आभासी प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी, क्योंकि किरणों को पीछे बढ़ाने पे मिल रहा है तो आभासी प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब चूंकि यहाँ बन रहा है तो सामने से जब आप देखोगे तो प्रतिबिंब पहले दिखेगा, वस्तु बाद में, तो इस वजह से आपको ये वस्तु उठी हुई दिखेगी। कहाँ दिखेगी, उठी हुई दिखेगी। तो अगर हम सिक्के की वास्तविक गहराई देखें तो कैपिटल एच है ना, सॉरी स्मॉल एच है, और यहाँ से इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई देखें तो एच डैश अगर हम कह दें, तो यहाँ अपवर्तन का फार्मूला, यानी अपवर्तन जिस माध्यम, मान लीजिए जल ना होता, कोई और भी माध्यम होता, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालते, म्यू इज इक्वल्स टू एच डैश डिवाइड बाई एच, एच डैश डिवाइड बाई एच। एच क्या है, आभासी गहराई, आभासी गहराई, और एच क्या है, वास्तविक गहराई, गहराई। इसी कारण, इसी अपवर्तन के कारण जब आप पेन को या सुई को आप पानी में डालते हो तो वो जितना भाग पानी के अंदर रहता है और जितना भाग पानी के ऊपर रहता है वो टेढ़ा दिखाई देता है, यानी लगता है टूट सा गया है, एकदम सीधा दिखाई नहीं देता। जबकि आप जैसे ही बाहर निकालते हो तो वो सीधा दिखाई देता है। तो वो जो शिफ्टिंग आती है, यानी वो जो टेढ़ापन आता है, वो भी अपवर्तन की वजह से ही होता है। तो ये अपवर्तन के डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको और भी परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हो, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंस की बात करेंगे और लेंस के प्रतिबिंब देखेंगे, और देन आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग लेंस फार्मूला और उस पर आने वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।